दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण क्षेत्र के संयुक्त राजभाषा सम्मेलन में उपस्थित माननीय सचिव राजभाषा गृह मंत्रालय श्रीमती अंशुली आर्य जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौले जी और मंच पर विराजमान हमारे इंदिरा काश अध्यक्ष त्रिवेंद्रम सुश्री सुधारमणि जी और सभागार में उपस्थित दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम स्थित से पधारे सभी हमारे माननीय निराकाश अध्यक्ष, निराकाश सचिव, राजभाषा से जुड़े हमारे साथी और हमारे राजभाषा से जुड़े हिंदी प्रेमी देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में मैं राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बताना चाहूँगा कि नगर राजभाषा हमारा जो है क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय दक्षिण बेंगलुरु के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हमारे दक्षिण भारत के 3 राज्य आते हैं, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इन राज्यों में इस समय वर्तमान में हमारे पास 66 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित है और ये कह सकते हैं कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माननीय अध्यक्षों और निराकाश सचिवों का राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन में हमें पूरा सकारात्मक सहयोग मिला है और ये एक सराहनीय कदम रहा है। दक्षिण भारत में होते हुए राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में आप सबसे जो हमें काम करने का जो एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें सभी से हमें एक सकारात्मक सहयोग मिलता है और हमारी राजभाषा से जुड़े हमारे जो साथी हैं उनमें भी राजभाषा के प्रति जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये कह सकते हैं कि जो सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उन पर हम काम करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में राजभाषा हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिलाने में जो दक्षिण भारत का जो योगदान रहा है, ठीक उसी प्रकार राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन में वो उत्साह कम नहीं है। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि हम इस उत्साह को आगे भी हम बरकरार रखें और जहाँ तक हमारे क्षेत्र का संबंध है, हमारे इस क्षेत्र में 2140 कार्यालय है इस समय और केंद्र सरकार के 966 कार्यालय है, उपक्रम 480 है और 700 बैंक है और इस समय 1423 कार्यालय हमारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत है, जिनसे हमें रिपोर्टें मिलती है। मैं बताना चाहूँगा कि इन रिपोर्टों के अंदर विशेष बात ये होती है कि हमारे जितने भी कार्यालय है, सभी कार्यालय राजभाषा अधिनियम धारा 3 का अक्षर से उसका अनुपालन करते हैं और इसके साथ साथ नियम 5 और जो राजभाषा विभाग की जो अपेक्षाएं हैं, वार्षिक कार्यक्रम में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उस पर भी आप पूरा काम कर रहे हैं। हम बात करें 2020-21 और 21-22 के दौरान आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी हमारी जो बैठकें हैं ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित होती रही। हमारे माननीय अध्यक्षों ने इसमें पूरा सहयोग प्रदान किया। हमें वर्ष 2021 के दौरान जो है 28 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें हमारे राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की तरफ से 34 बैठकों में सक्रिय भागीदारी की गई और 2021-22 में 57 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें 40 बैठकों में हमारे विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। और निरीक्षण की बात करें, ये कह सकते हैं कि निरीक्षण भी हमें ऑनलाइन मोड में किए गए थे इस कार्यालय द्वारा और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी प्रकार अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। राजभाषा विभाग द्वारा जो संयुक्त राजभाषा नीति का आधार, प्रेरणा और प्रोत्साहन रहा है, उससे में आप सभी से हमें सकारात्मक सहयोग मिले, हम ये अपेक्षा करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे जितने पुरस्कार विजेता हैं, मैं उनको भी अपने विभाग की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, राज्यपाल महोदय के द्वारा आज पुरस्कृत किया जाएगा। सभी पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं और बधाई। और आज इस कार्यक्रम में आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप पुरस्कार ग्रहण करेंगे माननीय अतिथियों से, तो हमारे माननीय अतिथि मंच के सामने रहेंगे इस प्रकार से। केंद्र सरकार के कार्यालयों में 1 से 10 तक कार्मिकों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बेंगलुरु ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री शैलेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ निदेशक। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे इसी कार्यालय से श्री कांतराजू, HS अपर निदेशक। इसी क्षेत्र में 11 से 50 कार्मिकों वाली श्रेणी में। धन्यवाद।
आप सब लोग इसी प्रकार से देखें। अब मेरे बाइयों से सभी पुरस्कार विजेता आएंगे, हमारे अधिकारी आपकी सहायता के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे और आप मुख्य अतिथि से माननीय गृह राज्य मंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करने के पश्चात मेरे दाहिनी ओर से उतरते हुए पुनः अपनी सीट पर विराजमान हो जाएंगे। यदि आपके एक से अधिक पुरस्कार हैं तो आप पहला पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अपने दूसरे नंबर वाली सीट पर आसन ग्रहण करेंगे। सभागार में प्रवेश कर रहे हैं केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, साथ में हैं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी। आदरणीय सर, आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। जोरदार तालियों से स्वागत करें केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, माननीय गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, साथ में है राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्य जी। और अब हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। नमस्कार। क्षेत्रीय सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह के इस आयोजन के शुभ अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से मैं राजेश श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए इस खूबसूरत पल में हम सब मिलकर स्वागत करें हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि और केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का, आज के समारोह के अध्यक्ष और माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी का। सम्मानित मंच पर हम स्वागत करते हैं राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्य जी का, संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी का, और आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं सुश्री सुधर्मिनी जी, प्रधान महालेखाकार का। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार हम लोग आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं आज के आयोजन के मुख्य अतिथि केरल के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब से निवेदन करता हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलित करें। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी से भी सादर अनुरोध है कि आप कृपया दीप प्रज्वलित करें। मंचस्थ अन्य गणमान्य अतिथियों से, सचिव महोदया से, संयुक्त सचिव महोदया से और मैडम सुधर्मिनी जी से भी आग्रह है कि वे दीप प्रज्वलन में माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय गृह राज्य मंत्री जी का सहयोग करें। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमस्तुते। संसार को चलाने वाली परम सत्ता हम सभी को अपना आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे, इसी कामना के साथ मैं सभी माननीय अतिथियों से सादर अनुरोध करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन के पश्चात दीप प्रज्वलन कर रही हैं हमारे विभाग की संयुक्त सचिव। सभी माननीय अतिथिगण से पुनः निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान, अपना आसन ग्रहण करें। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री जी का और मंचस्थ हमारे गणमान्य अतिथियों का। इससे पूर्व कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें,
हम चाहेंगे कि आज हमारे बीच विराजमान इन विशिष्ट हस्तियों का शॉल और पुष्प गुच्छ से एक पौधे के साथ हम स्वागत करें। मैं अपने विभाग के निदेशक श्री BL मीना साहब, निदेशक कार्यान्वयन से आग्रह करता हूं कि वे कृपया मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जनाब आरिफ मोहम्मद साहब खान को गमछा और एक पौधा भेंट कर स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब, महामहिम राज्यपाल केरल। मंच पर हमारे बीच विराजित हैं आसन में माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी। मैं श्री KP शर्मा, उप निदेशक कार्यान्वयन से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया माननीय गृह राज्य मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ, पौधे और शॉल से करें। मंच पर माननीय गृह राज्य मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं श्री KP शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। मैं आग्रह करता हूं सहायक निदेशक कार्यान्वयन श्री हरीश चौहान से कि वे कृपया मंच पर आएं और राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्य जी का स्वागत गमछे और पौधे के साथ करें। श्री हरीश चौहान स्वागत कर रहे हैं सुश्री अंशुली आर्य जी, सचिव राजभाषा विभाग। हमारे बीच मंच पर एक और गणमान्य शख्सियत मौजूद हैं। आप हैं सुश्री G सुधर्मिनी जी, प्रधान लेखाकार। मैं डॉक्टर धनेश द्विवेदी, उप संपादक से निवेदन करता हूं वे कृपया मंच पर आएं और मैडम सुधर्मिनी जी का स्वागत एक पौधे और गमछे के साथ करें। अब हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। मैं अपने विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्य जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे कृपया माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय का विभाग की ओर से स्वागत करें और भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से पधारे अधिकारी गणों के स्वागत के लिए क्षमा चाहूँगा। मैं श्री नरेंद्र मेहरा जी से आग्रह करता हूं कि हमारे विभाग की मैडम क्षमा चाहूँगा, हमारे विभाग की संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी का स्वागत पुष्पगुच्छ और पौधे से करें। और अब हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। मैं अपने विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्य जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय का स्वागत अपने वचनों से करें और भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से पधारे अधिकारी गणों के स्वागत के लिए चंद शब्द कहें। राजभाषा विभाग के सचिव सुश्री अंशुली आर्य जी, आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के सम्मेलन के मुख्य अतिथि केरल के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, आज की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, सुश्री G सुधर्मिनी, प्रधान महालेखाकार केरल, राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों से आए अधिकारीगण, राजभाषा विभाग के हमारे साथीगण, मीडिया के बंधुओं, सभागार में उपस्थित महानुभावों, देवियों और सज्जनों, मैं सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आसीन केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का, जिन्होंने अपनी समस्त व्यस्तताओं के बावजूद आज इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि माननीय राज्यपाल महोदय ने पूर्व में कैबिनेट में ऊर्जा, नागर विमानन सहित राज्य मंत्री के रूप में भी कई महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया।
आप एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ प्रखर वक्ता भी हैं। हम आपकी उपस्थिति से बहुत गौरवान्वित हैं महोदय। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी द्वारा की जा रही है। महोदय, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे लिए आपका मार्गदर्शन हमेशा सहज सुलभ होता है तथा आपके नेतृत्व में विभाग सफलताओं की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज के इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमामयी बनाने के लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मंच पे विराजमान आज के कार्यक्रम के अन्य अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग सतत प्रयासरत है और आज का यह क्षेत्रीय सम्मेलन भी उसी दिशा में किया जाने वाला एक प्रयास है। कल हम लोगों ने 74वें गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया और अपने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने हमें इतना अभूतपूर्व संविधान दिया। जब संविधान सभा में सब चर्चाएं हो रही थी तो उस समय राजभाषा के अति महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई। 12 से 14 सितंबर 1949 तक 3 दिन तक ये बहस चली, जिसमें हिंदी भाषी सदस्यों ने खुलकर हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी समर्थन दिया। दक्षिण के प्रांतों से मद्रास के कृष्णमाचारी टीटी, बेंगलोर के एचवी कामत, तिरुपुर के रामलिंगम चेटियार, तिनेवल्ली के एस कृष्णमूर्ति भारती, कर्नाटक से शिक्षा प्राप्त बीएन मुन्नावली, नलूर में जन्मे एसवी कृष्णमूर्ति राव, मद्रास के राव काला वेंकट सहित कई सदस्यों ने अपने विचार दिए और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। साथियों, केरल की ये पावन भूमि है जहाँ से 8वीं शताब्दी में संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उपनिषदों की व्याख्या करने वाले, सनातन धर्म के सुधारक और अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का अभियान चलाया। उन्होंने देश की चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए, बद्रिका आश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ और शारदा पीठ, जिन्हें आज भी हम बहुत पवित्र मानते हैं। केरल प्राचीन काल से ही संतों, महात्माओं की और साहित्यकारों की भूमि रही है। मलयालम साहित्य में श्री जी शंकर कुरुप हो या श्री कुमारन आशान हो अथवा श्री वल्लतोल नारायण मेनन हो, सबने एक स्वर से राष्ट्रीय चेतना की मुखर अभिव्यक्ति की। विशेषकर श्री कुमारन आशान जी तो इसी तिरुवनंतपुरम की धरती में पैदा हुए और उनके ग्रह को केरल सरकार ने स्मारक घोषित किया है और कुमारन आशान राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान की भी स्थापना की है। आज़ादी के पूर्व से ही दक्षिण भारत में अनेक साहित्यकार, भाषा विद्वान, साहित्यिक संस्थाएं काम कर रहे हैं, जिन्होंने न केवल अपनी मूल भाषा को सशक्त किया बल्कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग और विस्तार को भी गति प्रदान की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केरल हिंदी प्रचार सभा आदि कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की संस्थाएं पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने की दिशा में कार्य करती हैं और राजभाषा विभाग भी राष्ट्रीय चेतना की उसी मशाल का वाहक है जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। आज यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगी कि राजभाषा संबंधी सभी कार्यकलापों में व्यक्तिगत रुचि लें, जागरूकता लाएं और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु अनुकूल, सकारात्मक और अनुप्रेरक वातावरण तैयार करें। सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं यह भी बताना चाहूँगी कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग में
तकनीक को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी आज ही आपने कंठस्थ 2 पे प्रस्तुतिकरण देखा, जो एक मेमोरी आधारित टूल के साथ साथ अब इसमें न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन और बहुत सारे कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं और इसकी उपयोगिता अब और अधिक बढ़ गई है। इसका अभी सूरत में जो हमारा राजभाषा सम्मेलन हुआ था, उसमें माननीय गृह मंत्री जी ने लोकार्पण भी किया था और माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से एक हिंदी शब्द सिंधु का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अब तक 51,000 शब्दों को शामिल किया गया है और इसमें अपने प्रांतीय भाषाओं के शब्द भी जोड़े जा रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसरण में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित और लोकप्रिय शब्दों को ग्रहण कर हिंदी के शब्द भंडार को निरंतर समृद्ध करने की भी आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से आज गृह मंत्रालय में सारा काम हिंदी में हो रहा है। कोई भी वहाँ पे फाइल अब अंग्रेजी में नहीं बनती है। हमारे लोकतंत्र को निरंतर प्रगतिशील और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमें संघ के कामकाज में हिंदी का तथा राज्यों के कामकाज में उनकी प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाना होगा। सम्मेलन में आज कई संगठन माननीय महामहिम राज्यपाल जी के कर कमलों से प्रतिष्ठित राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई देती हूँ और उन्हें ये याद दिलाऊंगी कि ये उनका दायित्व है कि अपने पूरे संगठन में हिंदी के प्रयोग और प्रचार प्रसार को स्थायी रूप दें और अन्य संगठनों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। आज के इस समारोह में राजभाषा सेवा से जुड़े अनेक अधिकारी, हिंदी सेवी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। आप सब को मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय महोदय। बेहद हर्ष और गर्व का विषय है कि आज हमारे इस मंच पर कई विशिष्ट हस्तियां विराजमान हैं। हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी हमारे मंच पर विराजमान हैं। आदरणीय सर, आपकी उपस्थिति न केवल हम सबको ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि राजभाषा हिंदी में काम करने वाले सभी प्रतिभागियों का मनोबल भी बढ़ाती है। मान्यवर, आपके कर कमलों से मिले पुरस्कारों और आपके आशीर्वचनों से हम सभी का हौसला 100 गुना हो जाता है। आपके आशीर्वचनों के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी का। वे कृपया मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। श्री अजय कुमार मिश्रा जी। दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के इस राजभाषा क्षेत्रीय सम्मेलन में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हम सब के बीच में पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, राज्यपाल केरल, जिनकी विद्वता, जिनकी चुनौतियों से जूझने की क्षमता, जिनकी योग्यता का निरंतर हम अनेकों माध्यम से दर्शन करते रहते हैं, जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ऐसे माननीय महामहिम राज्यपाल जी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्या जी, केरल की महालेखाकार जी सुधर्मणी जी, संयुक्त सचिव मीनाक्षी जोली जी, कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों, अनेकों बैंकों से आए हुए सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, प्रतिभागीगण और जिनको आज पुरस्कार मिलना है, ऐसे सभी हमारे जो सम्मानित होने वाले प्रतिनिधि और प्रतिभागी हैं, आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और पत्रकार मित्रों, हम सब जानते हैं आज आप यहाँ आए हैं
आपने जो परिश्रम राजभाषा के लिए किया है और हमारे देश में हमारी भाषा, वो हिंदी हो या क्षेत्रीय भाषाएं हों, उनको लगातार कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं। आज आपको उसके लिए, आपके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाना है। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं और ये आपका काम जारी रहे, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको जैसी जानकारी है और आप उसी स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। राजभाषा ने जहां नराकाश के द्वारा अपने देश के सभी प्रमुख नगरों और प्रमुख जिलों में आप लोगों के कार्यालयों को जोड़ा है और जिसके माध्यम से निरंतर आपकी बैठकें और आप अपने काम की स्वयं समीक्षा करते रहते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप ये क्षेत्रीय सम्मेलन और अखिल भारतीय सम्मेलन होते हैं, जिनके द्वारा हम अपनी तरफ से ऐसे सभी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और हमारे जो उस समय सम्मानित होने वाले प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से भी पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण बनता है। राजभाषा जहां नराकाश के माध्यम से संसदीय समितियां बना करके निरंतर निरीक्षण भी करती है और उसके साथ साथ हम मंत्रालयों में भी ऐसी हिंदी सलाहकार समिति बनाते हैं, जिनके माध्यम से मंत्रालयों के कामकाज के साथ साथ उनके अंतर्गत आने वाले विभागों में भी राजभाषा का अधिकतम उपयोग हो सके और जो हमारे सुनिश्चित लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। संसदीय कार्य समिति, जैसे आपको जानकारी है, निरंतर जो उनके अनुभव आते हैं, उन अनुभवों के आधार पर राष्ट्रपति जी को अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, अपनी सिफारिशें देते हैं, जिन पे माननीय राष्ट्रपति जी अपने आदेश करती हैं और उन आदेशों के माध्यम से ही और पूर्व मार्गदर्शन को लेकर के हम प्रतिवर्ष हिंदी के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, उसका प्रकाशन करते हैं और वो सब आपके बीच में जाता है, जिसके अनुरूप आप काम करते रहते हैं। उसके परिणाम आ रहे हैं, परिणाम दिखाई देने लगे हैं। राजभाषा निरंतर उसके लिए प्रयासरत रहती है। जैसे अभी अंशुली जी ने चर्चा की, निरंतर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रयास करता है कि आपके कामकाज को कैसे सरल और सहज बनाया जा सके। आपने जिस तरह देखा है, कंठस्थ जो हमारा ऐप है, उसके माध्यम से हमने 22 लाख वाक्यों को इस तरह से ट्रांसलेट किया है जो आपके रोज़मर्रा के काम में आने वाले वाक्य हैं। अभी सूरत के हमारे जो अखिल भारतीय सम्मेलन था, उसमें हमने कंठस्थ 2 भी जारी किया है, वह भी आपके उपयोग में आ रहा होगा। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि अभी जो हिंदी शब्द सिंधु एक नया राजभाषा का के प्रयास हैं माननीय गृह मंत्री जी की, बहुत ही ये महत्वाकांक्षी योजना थी कि हम एक ऐसा शब्दकोश बनाएं जिसमें हमारे देश की सभी भाषाओं का समायोजन हो। वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, ऐसी सारी भाषाओं के प्रचलित शब्द जो हम रोज़मर्रा में उपयोग करते हैं, उन सारे शब्दों को हम उस भाषा कोश में लाएं। और उसको उन्होंने बड़ा अच्छा नाम भी दिया, हिंदी शब्द सिंधु। और ये नाम माननीय गृह मंत्री जी ने इस प्रेरणा से दिया कि हम अपने देश की सभी क्षेत्रीय भाषाएं, वो कोई एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो सब एक साथ चलने वाली भाषाएं, इसलिए उन्होंने इसके लिए भी कहा। और जैसे हम मानते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की बड़ी भूमिका होती है, लोगों का सरकार से सीधे जुड़ाव बना रहे, उसके लिए आप सबको जानकारी है कि लीला ऐप हमने जो चालू किया, उसमें हमारे देश की 14 ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं, जिनके माध्यम से आप क्षेत्रीय भाषा में भी आप हिंदी का प्रयोग करना चाहें तो बहुत सरलता से उन शब्दों को ला करके लीला ऐप के माध्यम से आप अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से हिंदी सीख सकते हैं। और हिंदी में अगर मान लीजिए सरकार को आपकी कोई समालोचना करनी है, सरकार को कोई सुझाव देना है, तो उसमें जो लोकतंत्र में लोगों की भूमिका होती है, उसमें भी हम लोगों को बहुत उसमें एक मदद मिलती है। इस तरह से भी एक ऐप ये शुरू किया, उसके साथ महाशब्दकोश
हमने जारी किया है। ई सरल करके एक योजना बनाई है जिसके माध्यम से सरलता से आप लोग देश की सरकार से अपना संवाद स्थापित कर सकें और उस संवाद के माध्यम से हम लोकतंत्र को जितना ताकतवर हो सके वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी भाषा के माध्यम से हम कर सकें। ये वास्तव में इस देश की मूल भावना है। हम सब जानते हैं कि ये देश बहुत प्राचीन देश है। हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी परंपरा, हमारी शिक्षा पद्धति पूरी दुनिया में सबसे पौराणिक और सबसे पुरानी मानी जाती है। हजारों वर्ष पूर्व इस देश का इतिहास है। हम भले अलग अलग भागों में रहते हैं, अलग अलग बोली भाषा है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। इसी ताकत को समझते हुए स्वतंत्रता से पूर्व जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसमें संवाद की भाषा के रूप में हमारे अनेकों नेताओं ने, जो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते थे, चाहे वो महात्मा गांधी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सी राजगोपालाचार्य हों, ऐसे अनेकों अनेक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिनकी अपनी भाषा, मूल भाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिंदी के संवाद की ताकत को समझते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी को हम आपस में संवाद स्थापित कर सकें, समन्वय स्थापित कर सकें, संपर्क स्थापित कर सकें, उसके लिए उन्होंने हिंदी का उपयोग किया था। और जैसे हम जानते हैं कि इस उपयोग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सरलता से हम एक दूसरे से कह सकते हैं, अपने विचारों को बांट सकते हैं और जो संस्कृति हमारी एक है, लगभग एक जैसे हम सब लोग सोचते हैं, उन सारी चीज़ों को एक ऐसा रूप दे सकते हैं जो हमारे राष्ट्र के संवर्धन में और राष्ट्र के निर्माण में योगदान कर सके। वास्तव में किसी भी देश का आज़ादी केवल भौगोलिक नहीं होती है। भौगोलिक आज़ादी के साथ साथ, भौगोलिक स्वतंत्रता के साथ साथ सांस्कृतिक स्वतंत्रता, भाषाई स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, शैक्षिक स्वतंत्रता, ये सारी विषय भी एक स्वतंत्र राष्ट्र में होने ही चाहिए। और इसी भाव को समझते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना। और जैसे आपको जानकारी है कि अनुच्छेद 343 में उन्होंने बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में चुना था। और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उससे 2 दिन पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा हमारे देश में दिया गया था। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, मैं किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन उस समय उद्देश्यपूर्ण ढंग से 2 ऐसे काम हुए जिन्होंने हमारे देश में आज 75 वर्ष के बाद जब हम इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से हमारी राजभाषा और क्षेत्रीय भाषा आगे बढ़े, इसके लिए बात करते हैं, तो वो मैं समझता हूं कि वो जो 2 उद्देश्य हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिए गए प्राविधान थे, उनके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। आप सब जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, राजभाषा के रूप में हमने हिंदी को चुन लिया, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने उस समय ऐतराज किया। उस समय के जो सत्ताधारी और प्रभावी लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी हिंदी लागू कर देने से हमारे देश का कामकाज प्रभावित हो जाएगा, इसलिए कम से कम संवैधानिक रूप से ये छूट दी जाए कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए, या ये कहा कि जैसे चल रहा है, जैसा ब्रिटिशर्स के समय से चल रहा है, उसी तरह से इसको चलने दिया जाए। 15 वर्ष का प्राविधान किया, लेकिन उसके साथ एक उद्देश्य क्लास जोड़ दिया कि अगर 15 साल के बाद भी आवश्यकता पड़ती है तो हम इसकी निरंतरता को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसका दुष्परिणाम हम लोगों ने देखा था, जिसमें राज्यसभा में जब गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक बहुत बड़ी बहस हुई थी। वो बहस का समय नहीं, इस समय वो संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। उस समय रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे, उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया था और ये कहा था कि ये बार बार इस तरह से समय बढ़ाना कहीं अंतिम काल की जगह अनंत काल ना हो जाए। वो जो क्लास था वो आज तक जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी बाधा थी।
एक बड़ा कारण ये था जो उद्देश्य हमारे देश में ब्रिटिशर्स की वही प्रेरणा लेकर के कि बांटो और राज करो, वैसा उन्होंने हमारे साथ खेल देश में भी कर दिया। जाते जाते जो प्रभावी लोग थे उस समय के, उन्होंने हमारे ही देश की भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और विकल्प के रूप में कहा कि इंग्लिश को चुन लो, अंग्रेजी को चुन लो। एक ऐसा परसेप्शन बनाया, एक ऐसी अवधारणा बना दी कि मानो हिंदी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की विरोधी है, शत्रु है, प्रतिस्पर्धी है। ऐसे कर दिया कि हिंदी मानो तमिल के खिलाफ है, हिंदी तेलुगु के खिलाफ है, हिंदी मलयालम के खिलाफ है, हिंदी गुजराती के खिलाफ है, जबकि हमारे देश की सारी क्षेत्रीय भाषाएं एक दूसरे से मिलती। हम सब जानते हैं 8वीं अनुसूची में हमारे यहाँ 22 भाषाएं शामिल हैं। उन 22 भाषाओं में से 10 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। ये हमारे स्वतंत्रता से पूर्व विद्वानों और नेताओं के द्वारा इस ताकत को समझा गया था और उस ताकत को समझते हुए ही उन्होंने हिंदी को संपर्क भाषा और बाद में राजभाषा, लेकिन क्षेत्रीय भाषा के खिलाफ नहीं होना। लेकिन वो अवधारणा, मैंने जैसे कहा सउद्देश्य कहा गया, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं फैक्ट कह रहा हूं, तथ्य कह रहा हूं कि उसका दुष्परिणाम आज हमको भोगना पड़ रहा है। और ये धारणा बन गई, एक संवैधानिक खांचे में एक सेक्शन फिट कर दिया और दूसरा हिंदी और हमारी भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये परसेप्शन बन गया और वो लगातार एज इट इज चला आ रहा था। भले हम मंत्रालयों में समितियां बना रहे थे, संसदीय राजभाषा समिति अपना काम कर रही थी, राष्ट्रपति जी दिशा निर्देश देते थे, लगातार अलग अलग कंठस्थ ये वो सारे ऐप हम कर रहे थे, सारे प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन सारे प्रयासों को हम परिणाम में बदल नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं कह सकता हूं ये कि मैं किसी राजनीतिक दल का या किसी सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये मजबूती से कह रहा हूं कि 2014 के बाद 2014 से पहले भी छुटपुट प्रयास हुए थे, अनेक प्रयास हुए, लेकिन जो एक संगठनात्मक रूप से प्रयास और विधिवत योजना बना करके प्रयास प्रारंभ हुए, वो 2014 के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहना प्रारंभ किया कि हिंदी एक सशक्त भाषा है, सरल भाषा है, हमारे देश की सभी क्षेत्रीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की साथी हैं, एक दूसरे की बहनें हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने न केवल भाषाई हीन भावना बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हीन भावना, इससे भी छुटकारा पाने के लिए उन्होंने लगातार हम लोगों को भी प्रेरित किया और देश के लोगों को भी प्रेरित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं पर भी गए, जो हमारे देश के विषय में दुनिया का एक विचार था कि ये कमजोर देश है, ये ऐसे लोगों का देश है जो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उन्होंने वो पूरा परसेप्शन दुनिया के सामने बदला कि नहीं, ये कमजोर देश नहीं, ये एक ताकतवर देश है, ये ऐसे देश लोगों का देश है जो क्षमतावान है, योग्य है, जो अपनी चुनौतियों से निपटना स्वयं जानते हैं, जिनकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत हजारों वर्ष पुरानी है, हमारी ज्ञान और शिक्षा की परंपरा है। जब ऐसी सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा, तो उन्होंने इस परसेप्शन को जो उस समय खड़ा किया गया था कि हमारी भाषाएं एक दूसरे के खिलाफ हैं, उन्होंने उसको भी तोड़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी जहां कहीं भी जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, भले ही पूरा भाषण न दें, लेकिन वो शुरुआत जरूर उस क्षेत्रीय भाषा से करते हैं और क्षेत्रीय भाषा और हिंदी एक दूसरे की पूरक है, ऐसे वो हमेशा अपने उद्बोधनों के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वह भी हिंदी भाषी प्रदेश के नहीं, चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, उनके भी प्रदेश की भाषा गुजराती है, लेकिन उनका कहना है कि सरल और सहज भाषा हिंदी है और इसका लगातार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसे मानना है कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों का विकास
हमारे बच्चों का विकास, हमारे जो नौनिहाल होते हैं उनका मस्तिष्क का विकास, बौद्धिक विकास अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, अपनी मातृभाषा में, उसी में संभव है। और आप सबने देखा है कि उन्होंने जो नई शिक्षा नीति लागू की, नई शिक्षा नीति में हमने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षा हमेशा मातृभाषा या हमारी क्षेत्रीय भाषा में देनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी तो कहते हैं, अपने उद्बोधनों में उन्होंने कई जगहों पर इस बात का जिक्र किया है कि हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया इस समय मान रही है। अभी तो हिंदुस्तान केवल 10% ही देख रहा है, क्योंकि हम अपनी बौद्धिक ऊर्जा का इस्तेमाल राष्ट्र के लिए या मानव समाज के लिए या विश्व के लिए करते हैं, वो अभी केवल 10% है, क्योंकि 90% हम अपनी ऊर्जा केवल दूसरी भाषा सीखने में खर्च कर रहे हैं। अगर हम अपनी भाषा में अपने विचारों को, अपने बौद्धिक उत्थान को, अपने बौद्धिक क्षमता को दुनिया के सामने और राष्ट्र के सामने और अपने कार्यकलापों में उपयोग करेंगे, तो जब अगर आज 10% में भारत ऐसा दिखता है, तो आप कल्पना करिए कि 100% में भारत कैसा दिखेगा। इसलिए आवश्यक, जहां हमारी सांस्कृतिक और भाषाई स्वतंत्रता आवश्यक है, वहीं पर यह भी आवश्यक है कि हम इस तरह से खड़े हों। आज आपने, जैसे मैंने कहा, नई शिक्षा नीति, अभी आपने परसों का, मेरे ख्याल में परसों के पेपर में ही था, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस ने एक उद्घोषणा की है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले भी क्षेत्रीय भाषा में लिखे जाएंगे और क्षेत्रीय भाषा में भी उनकी नकलें आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने मुहिम चलाई थी। उसके परिणाम स्वरूप आज सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में, और ठीक भी है। मैंने एक बार लोकसभा में ये बात कही थी, माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे गांव के लोग जाते हैं, देहात के लोग जाते हैं, वहां सब चीजों पर शपथ पत्र, एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट अंग्रेजी में होता है, उसमें क्या लिखा है वो वकील साहब को तो पता होता है, जो एफिडेविट दे रहा है उसको नहीं पता होता। तो मैंने ये कहा था कि आप, जो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि मैं शपथ पूर्वक ये बयान कर रहा हूं, तो वो कैसे उस शपथ पूर्वक बयान का आप संज्ञान ले सकते हैं? पहले तो उसको मालूम होना चाहिए कि ये शपथ पूर्वक बयान क्या है। तो क्षेत्रीय भाषाओं का इस तरह से हम प्रयोग करें जिससे हमारे देश के सब लोग अपने कामों को, चाहे अदालत का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, सब जगह पर अपनी पूरी समझ के साथ उसका सदुपयोग कर सकें। और उसका परिणाम आज आप सब देखने को हमको मिल रहा है। अभी हमारे कई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज की कई पुस्तकें हिंदी में आने लगी हैं, कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने हिंदी में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। हम लोगों को सोचना चाहिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने देश की भाषा में ही सारी चीज़ें करते हैं, वो चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, हमारी इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, वकालत हो, जुडिशरी हो, सारी जगहों पर इस तरह से वो प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने में कहीं बाधा नहीं होती है। बाधाएं वही दो थी। उन बाधाओं को तोड़ने के लिए जो एक संवैधानिक रूप से हमारे ऊपर थोपी गई बाधा है, और दूसरा एक परसेप्शन उन प्रभावी लोगों के द्वारा बनाया गया था जो ये चाहते थे कि ये देश हमेशा कमजोर रहे। इस देश के लोग, चाहे वो भाषा के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो क्षेत्रीयता के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो जाति के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो धर्म के लिए लड़ रहे हों, लेकिन इनकी लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, इनकी लड़ाई चलती रहे और इसी तरह से ये एक कमज़ोर और एक दिशाहीन देश बने रहे। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे गृह मंत्री ने जिस तरह से निर्णय लिए हैं, उसने न केवल हमारे क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी के बीच में जो कटुता थी उसको समाप्त किया है। आज सारी भाषाएं एक साथ चलने को तैयार हैं, हमारे सारे प्रदेशों के लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो कटुता हमारी समाप्त हो गई है। और ये करना भी जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज दुनिया में एक अलग तरह का परसेप्शन बना है देश के लिए। लोग मानते हैं कि भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है। अभी G20 का आप स्लोगन देखते होंगे, उसमें लिखा वसुधैव कुटुंबकम।
अभी माननीय राज्यपाल जी का भी विस्तार से हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। लेकिन ये देश की मूल भावना है, इस देश की संस्कृति है कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। लेकिन इसका दर्शन 2014 से पहले लोगों ने किया नहीं था दुनिया का। 2014 के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को दर्शन कराया कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत की ताकत क्या है, उसका परिणाम ये हुआ कि आज दुनिया भारत को बहुत अच्छी दृष्टि से देखती है। भारत की ताकत उनकी समझ में आ गई है और उनको लगता है ये देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। इनकी किसी से कटुता है ही नहीं, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि हमने जहां अपने देश के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार किया है, हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग पूरी दुनिया में विश्व नागरिक के रूप में जाने जाएं। पूरी दुनिया के लोग, जहां भारत के लोग जाते हैं उसका स्वागत होता है। हमने हिंदी के लिए पूरी दुनिया में प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 100 से ज़्यादा देश ऐसे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे बुलेटिन हिंदी में आते हैं। सोशल मीडिया में, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब पर हिंदी का प्रयोग प्रारंभ हो गया है। हमारी क्षेत्रीय भाषाएं भी कई जगह बहुत प्रभावशाली तरीके से इस तरह के काम कर रहे हैं। हमने दुनिया में विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में बनाया, जिसका लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी 2023 में 15 से 17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय हमारा करने जा रहा है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर आकर के जुड़ेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारी आज़ादी तभी पूरी होगी जब हम न केवल इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे, हम अपनी मान्यताओं को पुनर्स्थापित करेंगे, हम अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करेंगे, और जो हमारा भाषाई, हमारा जातीय, धार्मिक जो सहयोग है उसको भी हम ताकतवर बना करके अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कटुता के, सब भाषाएं एक हैं, सब भाषाएं हमारी हैं। हमारे गृह मंत्री जी लगातार यही कहते हैं कि हम सब एक हैं। ये दूरी जो पैदा की गई, ये साहय की गई थी, सउद्देश्य की गई थी, ये समय आ गया है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत के लोगों को खड़े होना है और भारत के लोग अपने राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ ये दुनिया पूरी अच्छी हो, ये पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में एक अच्छी और सुंदर दुनिया हो, इसके लिए प्रयास करें। तो हमको सारी कटुताओं के साथ साथ भाषाई कटुता को भी छोड़ करके हमारी अपनी भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारे संपर्क की भाषा हिंदी है। हिंदी कभी हिंदी अंग्रेजी की कभी हम लोगों को वो कहें कि हिंदी की जगह अंग्रेजी स्थापित कर दें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अंग्रेजी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए हिंदी का विकल्प नहीं हो सकती। हिंदी ही संपर्क की भाषा है और क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी भाषा आगे बढ़े। आगे जिस तरह से आपका प्रयास हो रहा है, ये प्रयास निरंतर चलता रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, सखियां हैं, बहनें हैं और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। आइए अब चलते हैं पुरस्कार वितरण समारोह की तरफ, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी कामकाज में हिंदी में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इससे न केवल सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि राजभाषा से जुड़े सभी विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एक सशक्त मंच भी उपलब्ध हो जाता है। केरल के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय से मेरा सादर अनुरोध है कि आप कृपया मंच के सामने आ जाएं। मेरा अपने विभाग के सचिव श्री सुश्री अंशुली आर्य जी, डॉक्टर मीनाक्षी जॉली जी और जी सुधर्मी जी से भी सादर आग्रह है कि वे कृपया इस पुरस्कार वितरण समारोह में उन मंत्री महोदय का और राज्यपाल महोदय का सहयोग करें। अब हम शुरू करते हैं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। जी, केंद्र सरकार के कार्यालयों में दक्षिण क्षेत्र बेंगलुरु के पुरस्कार 2020-21 के प्रथम पुरस्कार विजेता हैं 1 से 10 कार्मिकों वाली श्रेणी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बेंगलुरु,
शील्ड ग्रहण करेंगे श्री शैलेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ निदेशक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री कांत राजू, एचएस, अपर निदेशक। ग्यारह से 50 कार्मिकों वाली श्रेणी में 11 से 50 कार्मिकों की वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र दक्षिण इसरो बेंगलुरु। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री रामचंद्र हेबार, उप महाप्रबंधक, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री राधेश्याम यादव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र दक्षिण इसरो। द्वितीय पुरस्कार मिला है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्त अपील्स का कार्यालय बेलगावी को। शील्ड ग्रहण करेंगी श्रीमती रंजना झा, प्रधान मुख्य आयुक्त, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री वाई सुब्रमण्यन, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी। श्रीमती रंजना झा, प्रधान मुख्य आयुक्त, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री वाई सुब्रमण्यन, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी। तृतीय पुरस्कार मिला है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु को। शील्ड ग्रहण करेंगी डॉक्टर सुलोचना भट्ट, प्रभारी सहायक निदेशक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे डॉक्टर संजय कुमार गिरी, अनुसंधान अधिकारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 50 से अधिक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बेंगलुरु। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री कृष्ण के, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती पूजा गुप्ता, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। दूसरा पुरस्कार मिला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बेंगलुरु को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री शैलेंद्र कुमार त्यागी, निदेशक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री अख्तर आलम, उप निदेशक। तीसरा पुरस्कार जीता है केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने। शील्ड ग्रहण करेंगी डॉक्टर राधा लक्ष्मी वाईसी, प्रभारी अधिकारी वैज्ञानिक डी। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री ललन कुमार चौबे, सहायक निदेशक राजभाषा। अब दक्षिण क्षेत्र बेंगलुरु के उपक्रमों के लिए वर्ष 2020-21 के पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार विजेता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री सिंगुपल्ली हरिप्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक रिटेल। प्रमाण पत्र हासिल करेंगे श्री रिजवान पाशा, वरिष्ठ प्रबंधक। दूसरा पुरस्कार मिला है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री बीबी निकम, क्षेत्रीय रेल प्रबंधक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री गोवर्धन मीना, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी। तीसरा पुरस्कार मिला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्रीमती टी.जे. जयश्री, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री नारायण साव, मुख्य प्रबंधक राजभाषा। अब इसी क्षेत्र के बैंकों के लिए 2020-21 के पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार विजेता है यूको बैंक अंचल कार्यालय बेंगलुरु। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री मनोज कुमार साहू, उप महाप्रबंधक, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे सुश्री फ्लोना मैथ्यू, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा। दूसरा पुरस्कार मिला है बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद को। बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री मनमोहन गुप्ता, महाप्रबंधक और अंचल प्रमुख। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे सुश्री गौरी, मुख्य प्रबंधक।
तृतीय पुरस्कार मिला है इंडियन बैंक अंचल कार्यालय विजयवाड़ा को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री विश्वनाथ दास सहायक। आप प्रमाण पत्र भी आप ही ग्रहण करेंगे। इंडियन बैंक अंचल कार्यालय विजयवाड़ा। अब दक्षिण क्षेत्र बेंगलुरु की नगर राजभाषा कार्यालय समितियों के लिए पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार विजेता है नराकास नलगोंडा कार्यालय। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री प्रशांत कुमार वरियार, अध्यक्ष नराकास, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री चेंगलवाला राधाकृष्ण, सदस्य सचिव। दूसरा पुरस्कार मिला है हैदराबाद उपक्रम को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री होम निधि शर्मा, सदस्य सचिव। नराकास का तृतीय पुरस्कार है बेंगलुरु बैंक को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री एल बी प्रभाकर, अध्यक्ष नराकास, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री ई रमेश, सदस्य सचिव। और अब दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कोच्चि के कार्यालयों के लिए वर्ष 2020-21 के राजभाषा पुरस्कार। 1 से 10 तक की कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है निर्यात निरीक्षण अभिकरण चेन्नई। शील्ड और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री ज्योति रंजन राय, उप निदेशक। शील्ड और प्रमाण पत्र दोनों ग्रहण कर रहे हैं श्री ज्योति रंजन राय। 11 से 50 कार्मिकों वाली श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है काजू कोको और विकास निदेशालय ने, कोच्चि में। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री पी ए प्रसन्न, प्रशासनिक अधिकारी। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती रश्मि आर आई, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। द्वितीय पुरस्कार मिला है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय तिरुवनंतपुरम को। शील्ड ग्रहण करेंगी श्री जीवा मरिया जोय, उप पासपोर्ट अधिकारी, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी सुश्री गीता कुमारी सी, वरिष्ठ अधीक्षक। तृतीय आप सभी से निवेदन है, कृपया सभागार के बाहर न जाएं। अपना पुरस्कार ग्रहण करने के बाद एक व्यवस्था में बैठ जाएं। कृपया सभागार के बाहर न जाएं। तृतीय पुरस्कार जीता है निर्यात निरीक्षण अभिकरण कोच्चि ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री रविशंकर, संयुक्त निदेशक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती अखिला बीपी, सहायक निदेशक। पचास से अधिक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई केरल, मणिकंठेश्वरम। शील्ड ग्रहण करेंगी श्रीमती पी बी सुगता, निदेशक और राजभाषा अधिकारी। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री सर्वजीत कुमार चंद्रवंशी, राजभाषा संपर्क अधिकारी। द्वितीय पुरस्कार मिला है रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय चेन्नई को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री के बाबूजी, मुख्य महाप्रबंधक एवं प्रधानाचार्य। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्री आर सुमा, सहायक प्रबंधक राजभाषा। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय कोच्चि ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री मनीष कुमार आयुक्त, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्री रोसेलिन जोस थॉमस कोतरू, वरिष्ठ अनुदान अधिकारी। आप लोगों की करतल ध्वनि से सबका उत्साहवर्धन होते रहना चाहिए। अब इसी योजना के अंतर्गत उपक्रमों को वर्ष 2020-21 के क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार विजेता है भारत संचार निगम लिमिटेड, कोझिकोड। शील्ड ग्रहण करेंगी श्रीमती वीना जैकब, उप महाप्रबंधक, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती मृदुला सी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। द्वितीय पुरस्कार मिला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोचीन को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री अमजद मोहम्मद, क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक, और प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं श्री श्रीनिवास के, वरिष्ठ प्रबंधक। इसी श्रेणी का तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है भारत संचार निगम लिमिटेड कोच्चि ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री सुकुमारन एन के, वरिष्ठ महाप्रबंधक, और प्रमाण पत्र ग्रहण कर रही हैं डॉक्टर शिनामोल पाइत्रा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
वर्ष 2020-21 के इन्हीं पुरस्कारों में अब बैंकों के लिए पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार विजेता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय कोझिकोड। शील्ड ग्रहण करेंगे रोसेलिन रिड्रॉक्स, क्षेत्रीय प्रमुख। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री राजेश के, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा। द्वितीय पुरस्कार मिला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय कोची को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री मंजुनाथ स्वामी, सीजे, उप महाप्रबंधक। प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं श्री जॉन ए अब्राहम, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है बैंक ऑफ इंडिया अंचल कार्यालय कोची ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री श्रीनाथ नंबरू, आंचलिक प्रबंधक। और प्रमाण पत्र ग्रहण कर रही हैं शिवा SR, प्रबंधक राजभाषा। अब इसी योजना के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार विजेता है नराकास तिरुवनंतपुरम उपक्रम। शील्ड ग्रहण करेंगे सुश्री बीना शुतकोश, क्षेत्रीय प्रमुख। और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे डॉक्टर VK जयश्री, सदस्य सचिव। दूसरा पुरस्कार मिला है नराकास कोच्चि बैंक को। पुरस्कार के रूप में शील्ड ग्रहण कर रहे हैं श्री मंजुनाथ स्वामी, CJ, अध्यक्ष नराकास। और प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं श्री जॉन ए अब्राहम, सदस्य सचिव। तृतीय पुरस्कार मिला है तिरुवनंतपुरम बैंक को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री S प्रेम कुमार, अध्यक्ष नराकास। और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री मनीष मोहन, सदस्य सचिव। और अब वर्ष 2021-22 के दक्षिण क्षेत्र बेंगलुरु के लिए राजभाषा शील्ड और प्रमाण पत्र। 1 से 10 कार्मिकों की श्रेणी वाले कार्यालयों में पहला पुरस्कार जीता है निर्यात निरीक्षण अभिकरण बेंगलुरु ने। शील्ड और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती शोभा ए, उपनिदेशक। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती शोभा ए, उपनिदेशक। 11 से 50 कार्मिकों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अपील्स आयुक्तालय बेलगावी। शील्ड ग्रहण करेंगी श्रीमती रंजना झा, प्रधान मुख्य आयुक्त। और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री वाई सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी। द्वितीय पुरस्कार मिला है CRPF कर्नाटक केरला सेक्टर मुख्यालय येलंका बेंगलुरु को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री विनोद कार्तिक, उप महानिरीक्षक। और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री पवन कुमार, सहायक कमांडेंट राजभाषा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने सैन्य बलों का, श्री विनोद कुमार कार्तिक और श्री पवन कुमार, सहायक कमांडेंट। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है केंद्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने। शील्ड ग्रहण करेंगे डॉक्टर सुलोचना भट्ट, प्रभारी सहायक निदेशक आयुर्वेद। और प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार गिरी, अनुसंधान अधिकारी। अब 50 से अधिक कार्मिकों वाली श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने। शील्ड ग्रहण करेंगी डॉक्टर YC राधालक्ष्मी, प्रभारी अधिकारी। और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री ललन कुमार चौबे, सहायक निदेशक राजभाषा। द्वितीय पुरस्कार मिला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया बेंगलुरु को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री शैलेंद्र कुमार त्यागी, निदेशक। और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री अभिजॉन, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। जोरदार तालियों से पुनः स्वागत कीजिए शैलेंद्र कुमार त्यागी जी का। तीसरा पुरस्कार जीता है केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मैसूरू ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री सुरेंद्र कुमार उपाध्याय, उपनिदेशक राजभाषा। और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती सची के, सहायक निदेशक। दक्षिण क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है, जो लोग सभागार में बैठे हैं अपने स्थान पर रहें, सभागार को छोड़कर ना जाएं। कृपया कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखें, सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। विभाग के अधिकारियों से अनुरोध है कि सभी लोगों को यथास्थान बैठा दें। अब दक्षिण क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वर्ष 2021-22 के राजभाषा पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार विजेता है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री BB निकम, क्षेत्रीय रेल प्रबंधक। 40 हो गए।
40 और सर 64 है। ठीक जी। श्री बीबी निकम प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं श्री गोविंद मीणा, सहायक यातायात प्रबंधक, पाठ कीजिए। द्वितीय पुरस्कार मिला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री एम राजेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक रिटेल। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती भारती गोयल, मुख्य प्रशासनिक अधीक्षक राजभाषा। तृतीय पुरस्कार मिला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैदराबाद को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री सिंगुपल्ली हरि प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री रिजवान पाशा, वरिष्ठ प्रबंधक। अब दक्षिण क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रथम पुरस्कार विजेता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु। शील्ड ग्रहण कर रहे हैं श्री वेद प्रकाश अरोरा, उप महाप्रबंधक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री कृष्ण कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा। द्वितीय पुरस्कार मिला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अंचल कार्यालय बेंगलुरु को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री आलोक कुमार, क्षेत्रीय महाप्रबंधक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री कृष्ण कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अंचल कार्यालय नेल्लूर, आंध्र प्रदेश ने। शील्ड ग्रहण कर रहे हैं श्री जोगाराव किल्ली, क्षेत्र प्रमुख, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री जितेंद्र गुप्ता, प्रबंधक राजभाषा। और अब दक्षिण क्षेत्र की नराकास के लिए 21-22 के पुरस्कार। पहले पुरस्कार विजेता है नराकास हैदराबाद उपक्रम। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री होम नदी शर्मा, सदस्य सचिव। द्वितीय पुरस्कार मिला है विशाखापट्टनम बैंक नराकास को। शील्ड ग्रहण कर रहे हैं श्री के नटराज, अध्यक्ष नराकास, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती पी विवेक सुधार, सदस्य सचिव। तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है बेंगलुरु बैंक नराकास ने। शील्ड ग्रहण कर रहे हैं श्री देवाशीष मुखर्जी, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री ई रमेश। बेंगलुरु बैंक नराकास वर्ष 2021-22 के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लिए राजभाषा शील्ड 1 से 10 कार्मिकों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है निर्यात निरीक्षण अभिकरण कोल्लम ने। शील्ड और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री जोस फर्नांडिस, तकनीकी अधिकारी, और उनकी सहयोगी। 11 से 50 कार्मिकों की श्रेणी में पहला पुरस्कार विजेता है निर्यात निरीक्षण अभिकरण कोच्चि। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री रविशंकर, संयुक्त निदेशक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती अखिला बीपी, सहायक निदेशक। द्वितीय पुरस्कार जीता है दीप स्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, चेन्नई ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री के कार्तिक चेसुंदर, निदेशक, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री सुमित दीक्षक, सहायक कार्यकारी अधिकारी। तीसरा पुरस्कार जीता है दीप स्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, कोच्चि ने। शील्ड और प्रमाण पत्र दोनों ग्रहण कर रहे हैं श्री पीटी रणपुरा, उप निदेशक और नामित राजभाषा अधिकारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री पीटी रणपुरा। 50 से अधिक कार्मिकों में प्रथम पुरस्कार विजेता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई केरल, मणिकंठेश्वर। शील्ड ग्रहण करेंगी श्रीमती बीपी सुगता, निदेशक, और प्रमाण पत्र ग्रहण कर रही हैं उनकी सहयोगी राजभाषा अधिकारी। द्वितीय पुरस्कार मिला है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री ए गोपाल कृष्णन, निदेशक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती ई के रमा, मुख्य तकनीकी अधिकारी। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है कार्यालय पुलिस बल उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्रीय तिरुवनंतपुरम ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री विनोद कार्तिक, उप महानिरीक्षक, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट राजभाषा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने पुलिस बल का। अब इसी योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार उपक्रमों के लिए प्रथम पुरस्कार विजेता है भारत संचार निगम लिमिटेड, कोझिकोड। शील्ड ग्रहण करेंगी श्रीमती वीना जैकब, उप महाप्रबंधक, और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती मृदुला सी, उप मंडल इंजीनियर।
द्वितीय पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड शाखा बिक्री कार्यालय कोच्चि को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री कुमार अमित उप महाप्रबंधक और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री आर.वी. बालासुब्रमण्यम वरिष्ठ प्रबंधक। कृपया करतल ध्वनि से सभी पुरस्कार विजेताओं का स्वागत करते रहें। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री ECGC लिमिटेड सेलम ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री वी बालकृष्णन शाखा प्रबंधक। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री ज्ञानेंद्र कुमार कार्यपालक एवं राजस्व अधिकारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पुरस्कार विजेताओं का। अब इसी योजना के अंतर्गत बैंकों को पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार विजेता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय कालीकट। पुरस्कार शील्ड ग्रहण कर रही है रोसलिन रिड्रॉक्स क्षेत्रीय प्रमुख और प्रमाण पत्र श्री राजेश के वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा। द्वितीय पुरस्कार मिला है बैंक ऑफ इंडिया अंचल कार्यालय एर्नाकुलम को। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री श्रीनाथ नंबुरू आंचलिक महाप्रबंधक। एक बार फिर से उनका स्वागत कीजिए। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे शिवा SR प्रबंधक राजभाषा। तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय एर्नाकुलम ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री मंजुनाथ स्वामी CJ उप महाप्रबंधक और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे सुश्री बिनु TS वरिष्ठ प्रबंधक। और अंत के अब 3 पुरस्कार शेष। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की नराकास के लिए पहला पुरस्कार विजेता है नराकास तिरुवनंतपुरम उपक्रम। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री के बेजी जॉर्ज अध्यक्ष नराकास। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी डॉक्टर VK जयश्री सदस्य सचिव। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रथम पुरस्कार विजेता। द्वितीय पुरस्कार जीता है नराकास तिरुवनंतपुरम बैंक ने। शील्ड ग्रहण करेंगे श्री S प्रेम कुमार अध्यक्ष नराकास और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री मनीष मोहन सदस्य सचिव। और अंतिम पुरस्कार के रूप में तृतीय पुरस्कार हासिल कर रहे हैं नराकास कोच्चि उपक्रम। शील्ड ग्रहण करेंगे डॉक्टर K फ्रांसिस जैकब उपाध्यक्ष अध्यक्ष नराकास और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगी श्रीमती शीला MC सदस्य सचिव। इसके साथ ही आज का ये पुरस्कार वितरण का सेगमेंट संपन्न होता है। मैं हो गया सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मंच पर पुनः विराजमान हो जाएं। सर, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज केरल के माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय गृह राज्य मंत्री जी के हाथों से हम सबको पुरस्कार और शुभकामना मिली। मित्रों, आज के इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने मौजूदा दायित्व के अलावा कई बार लोकसभा सदस्य रहे, विधानसभा सदस्य रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने देश की सेवा की। विभिन्न विषयों पर सर आपकी बेबाक टिप्पणी और विचार आपको अलग व्यक्तित्व का मालिक बनाते हैं। महोदय, आपकी इस उपस्थिति से हम सभी बेहद आह्लादित, रोमांचित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है सर कि हम आज आपका शुभाशीष हासिल करने का मौका हासिल कर रहे हैं। मैं बेहद आदर, सम्मान और विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं केरल के राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें और उनके आशीर्वचनों को हासिल करें। आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, जोरदार तालियों से माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद राजेश जी। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, माननीय सचिव राजभाषा विभाग मैडम अंशुली आर्या, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग डॉक्टर मीनाक्षी जोली, प्रधान महालेखाकार श्रीमती जी सुधर्मनी, आज के सभी पुरस्कार विजेता,
प्रियपेटा सहोदरी सहोदरन मारे एलावर्कोम इंडे वंदनम। अजय जी केवल मेरे पड़ोसी नहीं हैं, उससे भी और ज़्यादा गहरा रिश्ता है। कानपुर से भी हैं, लखीमपुर भी और कानपुर भी। लेकिन मैंने इन्हें किसी सार्वजनिक सभा में बोलते हुए आज पहली बार सुना है। और मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ज़रूरत नहीं समझता कि इन्होंने जितनी सुंदरता से और जितने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी है, उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता रह गई है, इसकी मैं ज़रूरत नहीं समझता। लेकिन फिर भी औपचारिकता के नाते कुछ बातें कहनी पड़ेंगी, जिन चीज़ों की तरफ अजय जी ने इशारा किया है, अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को ठीक से समझ लें और उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका बोध हमें हो जाए, तो ये समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाषाओं के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। भारत दुनिया की अकेली संस्कृति है। और ये मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि दूसरी संस्कृतियों में मैं कोई खराबी ढूंढ रहा हूं, नहीं। हर किसी को अपने विशेष गुणों के अनुसार अपना विकास करने का अधिकार। हमारे मनीषी, हमारे ऋषि, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म के साथ, मतलब ये केवल कर्मकांड के साथ, सनातन उसे कहते हैं, उन सिद्धांतों को कहते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। नेगेटिवली अगर मैं कहूं, नकारात्मक ढंग से, तो इस हॉल की छत से, इतनी ऊंचाई से अगर 10,000 पहले कोई छलांग लगाता तो भी हाथ पैर टूटते, आज लगाएगा तो भी हाथ पैर टूटेंगे। तो हमारे मनीषियों ने और ऋषियों ने जो सनातन सिद्धांत तय किए, उसमें बुनियादी सिद्धांत है, हम आमतौर से शब्द प्रयोग करते हैं विविधता, लेकिन जो असल में शब्द प्रयोग किया गया है वो है बहुधा। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का है। बहुत दफा सुना है, बहुत भाषाओं में, लेकिन हमने बहुत नहीं सुना। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोकसम। हमारे ऋषियों ने आज से 4000 साल में तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा पुराने ये सूत्र हो सकते हैं, जैसा कि नए अन्वेषण बता रहे हैं। उन्होंने बहुधा विवाचसम, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग इसकी कल्पना आज से हजारों साल पहले करी। अलग अलग भाषाएं, ईमानदारी से मेरा मानना है, मैं भी माननीय सचिव से पूछ रहा था कि हमारे संविधान में शेड्यूल 8
22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर, और हमने शब्द इस्तेमाल किया है राष्ट्रीय भाषा, उनको स्वीकार करता है हमारा संविधान। हम सबको और एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहिए कि देश के किसी भी हिस्से में कोई समूह, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर किसी भाषा का प्रयोग करता है, हमारे लिए वो राष्ट्रीय भाषा है, हमारे आदर की पात्र। लेकिन भारत का भाषा के बारे में दृष्टिकोण क्या है? सर्वज्ञम तद अहम वंदे परण ज्योतिष तपो अहम प्रवृत्तयान मुखाद देवी सर्व भाषा सरस्वती। भाषा तो केवल मां सरस्वती तक पहुंचने का वाहन है। जिस तरह मानिए एक भाषा होती है, उसकी बहुत सारी बोलियां होती हैं। भारत में ये चीज बहुत है। मानिए हम आज राजभाषा के तौर पे हम हिंदी की बात करते हैं। खड़ी बोली को आप क्या कहेंगे? ब्रिज क्षेत्र में बोलने वाली भाषा को ब्रिज भाषा कहेंगे। लखनऊ अयोध्या के आसपास बोलने वाली भाषा को अवधी कहेंगे। बलिया आजमगढ़ की तरफ बोलने वाली भाषा को क्या कहेंगे सर? भोजपुरी कहेंगे। बिहार में भोजपुरी कहेंगे। मध्य प्रदेश में बोलियां हैं। और सही पूछिए तो एक लिपि में बोलने वाली ज्यादातर भाषाएं भारत में वो एक दूसरे को समृद्ध करती है। हमारा ये मानना, हमारे मनुष्यों का, हमारा नहीं, हमें तो उसके प्रति इसलिए कि वो टाइम टेस्टेड, समय ने साबित किया कि उन्होंने जो चीज, जो सिद्धांत तय किए थे वो सनातन हैं, चिरजीवी हैं। और उसमें यह है कि कोई भी भाषा, ये जो श्लोक मैंने पढ़ा इसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा मां सरस्वती तक पहुंचने के जो ये माध्यम है, इनको ज्यादा से ज्यादा इन माध्यमों को पढ़ो, समझो। इसलिए कि इन बोलियों और भाषाओं के बोलने वालों को समझने के लिए इन भाषाओं का जानना जरूरी है। और आपको सुन के नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आपको आश्चर्य होगा, आप में से बहुत लोगों ने खुद ही पढ़ा होगा। अभी 4-6 साल पहले का बोस्टन यूनिवर्सिटी का, जहां तक मुझे ध्यान है, उनका एक रिसर्च पेपर है, शोध है उनका। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को 2 या उससे ज्यादा भाषाएं आती हैं, उनको विरध अवस्था में एल्जीमर जैसी बीमारी होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। क्यों? साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पर इस पूरे शरीर में देहो देवालया प्रोक्तो जीवो सदाशिवा, ये जो देह है इंसान का, ये उसका मंदिर है। अभी शंकराचार्य की बात हो रही थी, आपने कहा कि उन्होंने यूनिटी के लिए 4 मठ कायम किए। बिल्डिंगों से यूनिटी नहीं होती।
हाथ से बनाए हुए स्मृति चिन्ह चाहे जितना शानदार बना लीजिए, उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट को क्या कहेंगे साहब, एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं, लेकिन मानस से जो स्मृति बनती है उसकी कोई तिथि नहीं होती, वो हमेशा रहता है। दिल्ली आइए, हाई कोर्ट के पास पुराना किला, कहते हैं पांडवों ने बनाया था, खंडर है आज। वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले बेचारे कुछ करते रहते हैं ताकि कम से कम जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ आ सकें, लेकिन उसी वक्त भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, एक शब्द तो छोड़ो, एक अक्षर भी नहीं बदला आज तक। क्यों? क्योंकि पुराना किला तो आपकी राष्ट्रीय सत्ता का प्रतीक था और भगवत गीता मानसिक शक्ति की प्रतीक है। उसका शब्द भी नहीं बदला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, ये जो भारतीय संस्कृति की निरंतरता है, ये क्यों है? इसलिए कि ये संस्कृति भौतिकता पर आधारित संस्कृति, भौतिकता उसका एक हिस्सा है लेकिन उसकी बुनियाद नहीं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द अगर मैं प्रयोग करूं, लेकिन मैं उसे हिंदी में अनुवाद करता हूं, उन्होंने तो अंग्रेजी में लिखा है। उन्होंने कहा, भारत सच्ची आजादी स्वतंत्रता कभी हासिल नहीं कर सकता जब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा कि भारत की बुनियाद, भारत की नींव मानस में है। ये संस्कृति ज्ञान पर आधारित संस्कृति है, शब्द पर आधारित संस्कृति है, अक्षर पर आधारित संस्कृति है। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर कहते हैं उसको जिसको क्षर न किया जा सके, समथिंग विच इज इंडेस्ट्रक्टिबल। दो चीजें जो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो दो या दो से ज्यादा मिलकर शब्द बनता है, उसकी ताकत महसूस कीजिए। और दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, उसकी ताकत को महसूस करिए। और वो भाषा के माध्यम से होता है। हम जब बात करते हैं हिंदी की, तो निश्चित तौर पे हमारे मन में ये बात नहीं है कि हम ये कह रहे हों कि दूसरी भाषाओं में कोई कमी नहीं, हरगिज़ नहीं। ये नहीं है हमारा कहना। हमारा कहना सिर्फ इतना है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, जिन्होंने इसको, मैंने पहले ही कहा, 22 भाषाएं, राष्ट्रीय भाषाएं स्वीकृत हैं, इसको राजभाषा बनाया। क्यों? एक बहुत लंबे ज़माने तक हमने अपने कंधों पे गुलामी का जुआ, वो हमने अपने कांधों पे ढोया। एक राष्ट्र की हैसियत से हमें स्वाभिमान का भी, अभिमान नहीं, स्वाभिमान का भाव होना चाहिए। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद तो इस हद तक जाते हैं, वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो मैं उसको, एथीस्ट को क्या कहेंगे बेटा? एथीस्ट, नास्तिक, मैं उसको नास्तिक नहीं कहूंगा जो ये कहेगा कि मैं नहीं मानता। लेकिन जिसके अंदर स्वाभिमान और अपने अंदर विश्वास नहीं होगा, मेरे नजदीक वो नास्तिक है।
तो हम जब उसकी बात करते हैं भाषा की, तो हम इसलिए बात करते हैं भारतीय होने के नाते, एक लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम विश्वास के साथ एक अपने ऐसा अभिमान जिससे किसी को नुकसान न पहुंचता हो, उसके साथ हम सर उठा के चल सकें। हमारे देश की भी एक संपर्क भाषा हो। बेशक अंग्रेजी वो काम कर रही है सरकारी स्तर पर, आम आदमी तो हर कोई अंग्रेजी नहीं जानता ना, लेकिन सरकारी कामकाज की आसानी के लिए अंग्रेजी को हम आज़ादी के बाद से प्रयोग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी ये दिली इच्छा है, और क्या इसमें कोई खराबी नहीं मैं मानता कि अगर हमारी ये इच्छा हो कि हम त्रिवेंद्रम से कोई जाए बनारस, तो उसे बनारस के लोगों से, आज त्रिवेंद्रम का अधिकारी दिल्ली के अधिकारी से संपर्क करना चाहे उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन वो दिन भी आना चाहिए जब त्रिवेंद्रम का एक साधारण नागरिक बनारस अगर वो तीर्थ पे जाता है तो उसे बनारस के रहने वालों से, आम आदमी से, गली में एक चाय की दुकान वाले से बात करने में उसे कोई कठिनाई ना हो। संपर्क की भाषा ये। तो एक जहां तक भाषाओं का मामला है, मैं ये मानता हूं जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं उतनी सीखिए, चूंकि ये जो देह है इसमें एक ही अंग बनाया है प्रकृति ने जो बहुत ही काहिल है, सुस्त है, वो है इंसान का दिमाग। नौजवान जो यहाँ पे मौजूद सभी पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटी में देखा होगा 8 महीने 9 महीने घूमते रहते हैं, इम्तहान की रात को सारी रात जाग के पढ़ते हैं। और जब मैंने अपने दोस्तों से किसी से कहा भाई तुम सो रहे थे इम्तहान में, कुछ पहले भी पढ़ लेते यार, सारी रात जाग, तो कहा अरे भाई पहले पढ़ा, पहले समझ में नहीं आया, इम्तहान की रात को समझ में आ गया। तो ये दिमाग तब काम करता है जब चैलेंज सामने होता है। दुनिया में जो असाधारण प्रतिभा के लोग हैं, कोई असाधारण प्रतिभा का नहीं होता, सबके अंदर वो चीज मौजूद। कौन है असाधारण प्रतिभा के लोग? असाधारण प्रतिभा के लोग वो हैं जो सामान्य परिस्थितियों में अपने दिमाग को काम करने के लिए प्रशिक्षित कर लेते हैं, वो असाधारण। चैलेंज के वक्त तो हर किसी का दिमाग काम करता है, हर किसी का दिमाग काम करता है। जब मुसीबत आ पड़ती है तो हर किसी का दिमाग काम पड़ता है। असाधारण लोग वो हैं जो साधारण परिस्थितियों में अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लेते हैं, मुझे काम करना है। तो ये जो हम संपर्क भाषा पर जोर देते हैं, राजभाषा पर जोर देते हैं, वो हमारी एक राष्ट्रीय जरूरत है। ये नहीं कि हमें मलयालम से कम प्यार है और हिंदी से ज्यादा, हरगिज़ नहीं। मलयालम भी हमें उतनी प्यारी, कन्नड़ भी उतनी प्यारी, तेलुगु भी उतनी प्यारी, तामिल भी उतनी ही प्यारी। लेकिन एक राष्ट्र होने के नाते हमारी ये ख्वाहिश है, बहुत विनम्रता के साथ मैं ये कह रहा हूं, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे देश का किसी हिस्से में रहने वाला कोई व्यक्ति पूरे देश के किसी और हिस्से में जाए, उसको लोगों से संपर्क करने में, अपनी बात कहने में, उनकी बात समझने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। और वो अकेले ये काम सरकार के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। मैं ये बात बहुत थोड़ा गर्व की अनुभूति के साथ कह रहा हूँ कि मैं 1979 दिसंबर के इलेक्शन में पार्लियामेंट में आया। 1980 जनवरी में वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई और मुझे पहले ही टर्म में, जब मेरी उम्र 30 साल भी नहीं,
तब मुझे केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य बनाया गया। और मतलब उसमें मैं तो आज भी सोचता हूँ, तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ, हंसी भी आती है कि किन लोगों के साथ बनाए। पंडित कमलापति त्रिपाठी, पंडित चिरंजीलाल शर्मा, दोनों बुजुर्ग हिंदी के प्रकांड पंडित, और उनके बीच में घुसा दिया गया आरिफ मोहम्मद खान को, जिनकी उम्र 30 साल भी नहीं। बस ऊपर वाले की मेहरबानी। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये केरल त्रिवेंद्रम, मेरा पहला दौरा त्रिवेंद्रम का फरवरी का आखिरी हफ्ता और मार्च का पहला हफ्ता, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने वो वक्त देखा है और मैं कहता हूं आज भी दक्षिण भारत में लोग हिंदी सीखते थे जैसे वो अपना राष्ट्रीय दायित्व अदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय भावना के साथ हिंदी सीखते थे दक्षिण के लोग। मुझे बुलाया मार्च फरवरी की शायद 27-28 तारीख थी, और फिर मुझे केरल, पता नहीं क्या वो कुछ प्रारब्ध होता है पहले से ही, मुझे बड़ा केरल के बारे में बड़ा दिल में एक खास भावना थी, तो मैं कई दिन रुका। हिंदी की ही वजह से मैं पहली बार केरल आया। हिंदी प्रचारणी सभा ने मुझे इनवाइट किया और मैंने उनकी कई बैठकों में शामिल। आप जो ये काम कर रहे हैं, और खास तौर से इन अधिकारियों और कर्मचारियों को जो इस राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने में असाधारण योगदान दे रहे हैं, उनको आपने पहचान करी, उनको आपने सम्मानित किया। मैं आपको उसके लिए साधुवाद देता हूं, आपके विभाग को साधुवाद देता हूं, और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, और ये मानते, अगर कोई कोशिश भी करे इसे भाषाओं का झगड़ा बनाने की, उसके सामने डट के खड़े हो जाइए। ये भाषाओं का झगड़ा नहीं, हमारे लिए सारी भाषाएं हमारी, हमें सबसे बराबर का प्यार है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक ऐसे होने के नाते जिनको एक जमाने तक धुतकारा जाता था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, ये जो आज देख रहे हैं आप ना, दुनिया में जो साजिशें हो रही हैं, कभी किसी बीबीसी वाले ने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई कि भारत जो 27% जीडीपी को कंट्रोल करता था, 200 साल जितने साल वो यहां रहे, उसके बाद भारत आ गया, भारत का हिस्सा उसमें 2% भी नहीं रहा। किसी ने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, किसी ने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई कि हमारे ढाके के, बंगाल के और देश के दूसरे हिस्सों में हैंडलूम का काम करने वाले ऐसी मसलिन बनाते थे कि उंगली में से उसका पूरा थान निकल जाता था। कैसे उनके हाथ काटे गए, कैसे भारत को कैप्टिव मार्केट बनाया गया लंदन की टेक्सटाइल के लिए। आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री कोई देखी उसके ऊपर नहीं। तकलीफ वो नहीं है, तकलीफ ये जो लोग मेरी उम्र के हैं, अब तो देश को आज़ाद हुए, भूमि सुधार लागू हुए, ज़माना हो गया, तो जो नौजवान हैं वो शायद इसको ठीक से ना समझें। लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं, जिन्होंने वो नया ज़माना, मैं 51 में पैदा हुआ हूँ, ज़मींदारी एवोल्यूशन यूपी में 50 में हुआ, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं जब यूनिवर्सिटी में गया हूँ तब तक यह हालत थी कि गांव के जमींदार की जमींदारी जा चुकी थी। लेकिन अगर गांव का गरीब आदमी अगर पक्का घर बना लेता था तो गांव के उस पुराने जमींदार के सीने पे सांप लौटता था। वो ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होता था कि ये गांव का आदमी जो मेरी रैयत था, जमींदारी के चलते हुए आप पक्की ईंट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे बगैर जमींदार की इजाजत के। तो मैंने वो देखा है, आप में जो नौजवान हैं उन्होंने वो नहीं देखा। वो जो जमींदारी की माइंड मेंटेलिटी है वो ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है
कि आज जिन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की थी डंडे के जोर से, आज उनके देश में वोट की ताकत से एक भारतीय मूल का आदमी प्रधानमंत्री, आज उनके देश में वोट की ताकत से एक भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति। आज वो ये देख रहे हैं कि जिस देश के लिए उन्होंने ये कहा था कि ये आजाद होने के बाद 10-15 साल भी आजाद नहीं रह पाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, 75 साल बाद वो देश G20 की लीडरशिप कर रहा है। और मैं इससे आगे बढ़ के आपसे कहता हूं, आज की तारीख सिर्फ राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं, दुनिया में राजनीति को भी प्रभावित कर रही हैं जिनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहा जाता है। लोगों के दिलों पे सांप लौटते हैं जब वो ये देखते हैं कि जिस देश को वो सपेरों का मुल्क कहते थे, बीन बजाने वालों का मुल्क कहते थे, आज भारतीय मूल के लोग दुनिया की बड़ी एमएनसीज की जो अक्सरियत है उसका हेड कर रहे हैं भारतीय मूल के लोग। तो जमींदाराना जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं तो आपको हिट करेगी, उससे घबराइएगा मत बिल्कुल भी। अपने बारे में इतना यकीन, मैं इस वाक्य के साथ खत्म कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे भविष्य को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं, ना मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं ये जानने की कोशिश करूं कि कल क्या होगा, लेकिन एक बात मुझे ऐसे साफ नजर आ रही है जैसे सूरज नजर आता है, और वो ये है कि भारत मां पुनर्जागृत हो चुकी है और वो एक बार फिर से अपनी उस स्थिति में पहुंच गई है कि जहां वो दुनिया का नेतृत्व करेगी। क्यों? और उन्होंने अगला शब्द और अगला वाक्य और कह दूं जो उन्होंने कहा, और उनका कि इस बात का हर भारतीय को बहुत ही शांति के साथ, और जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया बेनेडिक्शन, विद बेनेडिक्शन, कि जहां दुनिया को हम ये बता दें कि भारत जब शक्तिशाली होगा तो भारत की शक्ति सिर्फ भारत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए इस्तेमाल होगी। इसलिए कि हमारी संस्कृति सार्वभौमिक संस्कृति है। हमें शंकराचार्य ने केवल 4 बिल्डिंग नहीं बनाई, 4 महावाक्य दिए 4 वेदों से, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। हम ब्रह्मा को केवल अपने अंदर नहीं मानते, हम दूसरे के अंदर भी ब्रह्मा को ही मानते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, हम विजडम को ब्रह्मा मानते हैं, प्रज्ञा को ब्रह्मा मानते हैं, आत्मा को ब्रह्मा मानते हैं। तो हम इंसानों को तो छोड़ो, हम तो पेड़ पौधों को और जानवरों को भी उनके अंदर भी उसी ब्रह्मा का रूप देखते हैं। हमसे किसी को खतरा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब का। मेरा आपसे अनुरोध है खड़े होकर माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के स्वागत में। माननीय महोदय, हम आपके आशीर्वचनों से बेहद अभिभूत हैं, आनंदित हैं, हम आपके बेहद आभारी हैं। और अब मैं अपने विभाग की संयुक्त सचिव आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी जॉली जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे मंचस्थ हमारे गणमान्य अतिथियों और इस सभागार में मौजूद सुधीजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी जॉली। आप सभी को मेरा नमस्कार। अपनी गरिमामय उपस्थिति से आज के सम्मेलन की शोभा बढ़ा रहे हमारे मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, आज के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, राजभाषा विभाग के सचिव सुश्री अंशुली आर्या जी, केरल की प्रधान महालेखाकार श्रीमती जी सुधीरा मणि जी,
दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों से आए हुए हमारे अधिकारीगण, राजभाषा विभाग के हमारे साथी अधिकारी, मीडिया के हमारे सभी साथी और सभागार में उपस्थित महानुभाव, देवी और सज्जनों, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किए गए दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। एक मेरी दिल से इच्छा, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, माननीय राज्यपाल जी का धन्यवाद मेरे साथ मिलके करतल ध्वनि के साथ कृपया कीजिए। माननीय महोदय, हमारे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, पर आज सुनकर वाकई मैं धन्य हो गई सर। धन्यवाद सर। अपनी उपस्थिति से आज के सम्मेलन की शोभा बढ़ा रहे हमारे मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल जी के प्रति राजभाषा विभाग का धन्यवाद अर्पित करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी द्वारा की जा रही है। इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं महोदय। प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना के ऊपर आधारित संघ की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा विभाग देश के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता आ रहा है। वर्ष 85 से निरंतर इन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों का उद्देश्य राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढना और इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना है। मुझे विश्वास है कि आज के सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालय, उपक्रम, बैंकों आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हुए होंगे। विभिन्न कार्यालय, उपक्रम, बैंकों से इस कार्यक्रम के आए हुए आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के अनेक नराकास के अध्यक्ष और उनके सदस्य सचिव भी उपस्थित हुए हैं। आप सभी का भी अत्यंत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी नराकास की नियमित बैठ के आयोजित करेंगे और नराकास को राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बनाएंगे। राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विभिन्न कार्यालयों से तालमेल करके उन्हें आज के इस आयोजन में सम्मिलित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मैं उनके इस उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। वे वाकई बधाई के पात्र हैं। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। वो अपने आप को बधाई दे सकते हैं। सम्मेलन में आज अनेक कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों से प्रतिष्ठित राजभाषा पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किए हैं, उन सभी को मैं बधाई देती हूँ और उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उनका दायित्व अब और भी बढ़ गया है। आशा है आप अपने संगठन में राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार को स्थायी रूप देंगे और अन्य संगठनों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैं आज के समारोह में अपना कीमती समय हमें देने के लिए हमारे आदरणीय सचिव महोदय सुश्री अंशुली आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपना आभार प्रकट करती हूँ। पूरे विभाग की तरफ से ये आभार मैं उनको प्रकट करती हूँ। इस कार्यक्रम की तैयारी के दौरान अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत रहा है और अंत में इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मैं अपने विभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ जिनकी अथक मेहनत से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम। और अब कार्य के समापन के लिए हम लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे और राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।